नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा। बीदर शहर के राबिया फंक्शन हॉल में आज बीदर लॉरी ड्राइवर्स एंड मजदूर एसोसिएशन द्वारा ड्राइविंग अवेयरनेस एंड आईडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। कपिल सिब्बल ने सिद्धरामैया की पत्नी को मोड़ा साइटे सौंपने की दी सलाह। कर्नाटका में समीक्षा के बाद पेंशन बढ़ाई जा सकती है, सीएम सिद्धरामैया। अनहोनी का खतरा, दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, कहा स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना देश चमकेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा, सत्य और सादगी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने बुधवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कन्नड़ और संस्कृति विभाग बीदर के सहयोग से आयोजित महात्मा गांधी के 155वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में ये बातें कही। महात्मा गांधी शांति के माध्यम से हमारे देश में आजादी लाए और उन्होंने जो कहा वह किया, इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। सभी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम सभी को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अपने घर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। आरवीही गणपति टी सहायक प्रोफेसर बीराप्पा लॉ कॉलेज बीदर, उन्होंने गांधी जी पर विशेष व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार शिलवन, बीदर के सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील, पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग के उप निदेशक चंद्रकांत शाबादकर, परियोजना निदेशक मोतीलाल लमानी, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे, सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुरेश जी आदि उपस्थित रहे। बीदर शहर के राबिया फंक्शन हॉल में आज बीदर लॉरी ड्राइवर्स एंड मजदूर एसोसिएशन द्वारा ड्राइविंग अवेयरनेस एंड आईडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में विभिन्न चालकों को आईडी कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, अतिथि के रूप में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, अब्दुल अजीज मुन्ना, HDFC बैंक के रवि मरखले, CPI हिरेमठ रहे। सभी का स्वागत और सम्मान एसोसिएशन के अध्यक्ष मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने किया। इस मौके पर चालकों को वाहन के संबंध में और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस और एसोसिएशन के अध्यक्ष मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने मीडिया से बात की। बहुत ही कीमती वो स्टीयरिंग रहता है। जो ये प्रोग्राम ड्राइवर अवेयरनेस और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम रखा गया, हमारी ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से रखा गया था और जितने भी मेहमान खुसूसियाँ हैं और जितने भी शहर के जिम्मेदारान हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम राबिया फंक्शन हॉल में रखा गया था। सफ़ी बेग साहब ने यह प्रोग्राम रखा था, ड्राइवर एसोसिएशन की मीटिंग, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ और हमने भी हमारी बात रखी कि ड्राइवर्स बगैर इंश्योरेंस का गाड़ी ना चलाए और पीकर गाड़ी ना चलाए, क्योंकि ड्राइवर्स की जिम्मेदारी होती है। देश का भविष्य ड्राइवर्स के हाथ में रहता है। हमने उनके सामने ये बात रखा तो उन्होंने बखूबी इसको अच्छे से समझा और कहा कि बिल्कुल सच कर रहे हो। और उनके लिए एक और खुशखबरी आई है कि वो ड्राइवर्स का इंश्योरेंस बनाने के लिए हमने कहा उनसे, तो उन्होंने 24 घंटे में मशवरा कर हम तमाम लोग इंश्योरेंस बनाएंगे कहा। और इस ड्राइवर्स को बहुत से स्कीम्स आ रहे हैं, उसके में हम उनका साथ देंगे और तमाम लोग उनके साथ हैं। और इतना कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
हुमनाबाद शहर के बीच रहे थियर मैदान में आज सुबह खून में लथपथ एक लाश को देखकर लोग हैरान रह गए और परेशान हो गए। लोग एक दूसरे से इस संबंध में चर्चा करते थियर मैदान की ओर जाते और इस घटना पर चर्चा करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस संबंध में प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि यह लाश की शिनाख्त हुमनाबाद तालुके के धुमनसुर ग्राम के रहने वाले अर्जुन नामी व्यक्ति के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू की। मौके पर डीवाईएसपी नेमेगौड़ा के नेतृत्व अन्य अधिकारी पहुंचकर वारदात के बारे में जांच शुरू की और परिसर में लोगों को प्रतिबंध किया। लोगों का कहना है कि यह हो सकता है कि मंगलवार देर रात को यह घटना घटी होगी। अभी हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। हुमनाबाद से गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की सलाह के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा द्वारा उन्हें आवंटित 14 स्थलों को वापस करने का फैसला किया है। सिब्बल की यह सलाह तब आई है जब एक अन्य वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सिद्धरामैया पर मोडा मामले में मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी, लेकिन इसे रद्द करवाने में विफल रहे। सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सिद्धरामैया के खिलाफ ECIR दर्ज किए जाने के मद्देनजर ऐसा करने का सुझाव दिया। सूत्रों ने बताया कि सिब्बल इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी भी उस उपहार विलेख को रद्द कराने की योजना बना रही है, जिसके जरिए उन्होंने 2010 में अपने भाई मल्लिकार्जुन स्वामी से 3.16 एकड़ जमीन हासिल की थी। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही सिद्धरामैया को यह भनक लगी कि ईडी ECIR दर्ज करेगी, उन्होंने सिब्बल सहित अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया। हालांकि देर हो चुकी है, लेकिन इस कदम से सिद्धरामैया को धनशोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत ईडी की जांच में कुछ हद तक मदद मिलने की संभावना है। राज्य में लगभग 5 मिलियन वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की कि सरकार इस राशि को बढ़ाने पर समीक्षा करेगी और निर्णय लेगी। सीएम ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता सेवाओं को और बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास तथा दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित हेल्पलाइन केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 50% की वृद्धि की घोषणा की। सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि समाज को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए सामाजिक योगदान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका न केवल सम्मान किया जाना चाहिए बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनना चाहिए। 402 पुलिस सब इंस्पेक्टर PSI पदों के लिए आगामी लिखित परीक्षा की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के कर्नाटक परीक्षण प्राधिकरण के ने गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी करने के लिए वेबकास्टिंग सहित कठोर निगरानी उपाय लागू किए हैं। 3 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि ब्लूटूथ सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को रोका जा सके, ताकि कदाचार के जोखिम को कम किया जा सके। परीक्षा बेंगलुरु, विजयपुर, शिवमोगा, कलबुर्गी, धारवाड़ और दावणगेरे सहित शहरों में कुल 163 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
के कार्य निर्देशक एच प्रसन्ना की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अकेले बेंगलुरु में 21,875 उम्मीदवारों सहित कुल 66,900 उम्मीदवार विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देने के पात्र। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के अंदर होना चाहिए। एक बार अंदर जाने के बाद उम्मीदवार दोनों पेपर पूरे होने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। देर से आने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रेस कोड भी अनिवार्य है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र इस वक्त एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान की ओर से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के बाद दोनों देशों के बीच जंग की संभावना बढ़ गई है। इसी बीच इस तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। साल 2021 में दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी विस्फोट हुआ था। विस्फोट स्थल से एक लिफाफा बरामद हुआ था जिस पर इजरायली दूतावास का पता लिखा था। इस साल भी इजराइल के दूतावास के पास शाम को विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजरायली राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित का एक पत्र बरामद किया गया था। मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों से ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में अपने नागरिकों को सतर्क और दूतावास के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि हम क्षेत्र में सुरक्षा हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू लगाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छता अभियान में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप भी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन में कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के मुकाम पर पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते पखवाड़े में देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुझे जानकारी दी गई है कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं प्रत्येक भारतीय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव से पहले महायुति और महागाड़ी दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह भी मुंबई दौरे पर थे। अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान अचानक मंगलवार की रात तकरीबन 11 बजे अनंत अंबानी ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद रात के 1 बजे अचानक अनंत अंबानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगलो भी पहुंचे। पहले उद्धव ठाकरे और फिर शिंदे से अनंत अंबानी की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज हैं कि क्या चुनाव से पहले या बाद में किसी तरह का क्या नया राजनीतिकरण समीकरण भी बन सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस दोनों के बीच हुई बैठक में क्या बात हुई, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बैठक अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर उपजे मतभेद की पृष्ठभूमि में हुई है। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। दिल्ली हावड़ा रूट के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका और अधिकारियों को सूचना दी। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन को पलटाने की साजिश हो सकती है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये साजिश है या किसी गलती की वजह से हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। हालांकि
हाल ही में प्रयागराज से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस 14117 को कानपुर में एलपीजी सिलेंडर से उड़ाने की साजिश का मामला सामने आया था। इस साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जानकारी के अनुसार शुरुआती तफ्तीश में इस घटना में टेरर लिंक होने के सबूत मिले थे। जांच एजेंसियों को शक था कि इस घटना की साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज्ड शख्स है। जांच एजेंसियों को शक था कि कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। दरअसल इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार की राजनीति में एक नई सियासी पार्टी की एंट्री हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज का ऐलान कर दिया है। आज से प्रशांत किशोर पूर्ण तौर पर नेता बन गए हैं। उनके पास अपनी एक सियासी पार्टी हो गई है। अब तक दूसरी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वहीं आज जनसुराज पार्टी की रूपरेखा के बारे में कई फैसले लिए जाने हैं। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कितने दिनों तक उसका कार्यकाल होगा, पार्टी की क्या रणनीति होगी, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, आज प्रशांत किशोर इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अभी तक पार्टी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया है। दलित समाज से आने वाले मनोज भारतीय पार्टी अध्यक्ष होंगे। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है जो बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 30-35 साल में जनता ने सब पार्टियों को चुनकर देख लिया है, लेकिन कोई उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। मंगलवार रात करीब 10 बजे के करीब ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 200 मिसाइलें दागी। ये हमले करीब 30 मिनट तक चलते रहे। इजराइल के आसमान पर ईरान की मिसाइलों की बरसात होती रही। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, तो कुछ मिसाइलों को भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल और यूएसएस बलकेली ने तबाह किया। इसके बावजूद ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के 3 एयरबेस और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ईरान की एजेंसी IRGC ने दावा किया है कि उसकी 90% मिसाइलें इजराइल में अपने सही ठिकानों पर गिरी हैं। ईरान और इजराइल की दूरी करीब 2100 किलोमीटर की है और ईरान से इजराइल तक पहुंचने में 2 देश ईरान और जॉर्डन को पार करना होता है। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ईरान की मिसाइली क्षमता कितनी उन्नत और आधुनिक है, जिसके बलबूते में इजराइल समेत पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहा है। फिलीपींस में कहर बरपाने के बाद चक्रवाती तूफान क्राथॉन अब ताइवान की ओर बढ़ रहा है। तूफान को देखते हुए ताइवान की सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। बुधवार को राजधानी ताइपे सहित देश के बड़े हिस्सों में सभी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और वित्तीय बाजारों को बंद कर दिया गया। तूफान के चलते ताइवान ने बुधवार को सैकड़ों उड़ानों को रोक दिया है। ताइवान के मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया कि यह एक समुद्री तूफान है जो बड़ी तबाही मचा सकता है। क्राथॉन की वजह से समुद्र तट पर बड़ी लहरें उठेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। हालात को देखते हुए ताइवान सरकार ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। साथ ही समुद्र, नदियों और पहाड़ों से दूर रहने को कहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा। बीदर शहर के राबिया फंक्शन हॉल में आज बीदर लॉरी ड्राइवर्स एंड मजदूर एसोसिएशन द्वारा ड्राइविंग अवेयरनेस एंड ID डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया। कपिल सिब्बल ने सिद्धरामैया की पत्नी को मोड़ा साइते सौंपने की दी सलाह। कर्नाटक में समीक्षा के बाद पेंशन बढ़ाई जा सकती है, सीएम सिद्धरामैया। अनहोनी का खतरा, दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई।
पीएम मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, कहा स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना देश चमकेगा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।